सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आपने पिछले क्लास में सीबीएसई के पाठ्यक्रम अनुसार समास को पढ़ा गया था और आज मैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि वाक्यों की रचना दो प्रकार से है, एक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर चर्चा हम ये करनी है कि रचना की दृष्टि से क्लास 10वीं में पढ़ने का है और क्लास 9वीं में अर्थ की दृष्टि से पढ़ने का है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और फिर संकेतवाचक। इस प्रकार से बारी बारी से हम शब्दों की भेदों अर्थ की दृष्टि से वाक्य की भेदों की चर्चा हम करेंगे, व्याख्यान करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। यह जो विधानवाचक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विधानवाचक उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कि क्रिया के द्वारा किसी कार्य को करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध करवानी हो या इस प्रकार के वाक्यों को संबोधित करनी हो जिनसे विधानता का बोध हो, जिनसे क्रिया के कार्यों का बोध हो, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम पढ़ लेंगे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। देखिए पहला उदाहरण है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, इसका भाव होता है कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होने का अर्थ होता है। मतलब कि ये अस्त का मतलब होता है सूर्यास्त डूबना। तो अब यहाँ पर क्रिया का सीधा सीधा संबंध हो रहा है, सूर्य के अस्तित्व के बारे में बोध हो रहा है कि सूर्य पश्चिम की ओर अस्त हो रहा है। इस प्रकार से दूसरा हम देख रहे हैं मैं कल दिल्ली गया था। यहाँ पर कर्ता के बारे में यह सूचना मिल रही है कि वह मैं कल दिल्ली गया था, बीते हुए समय में गया था, जाने का बोध हो रहा है। इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा कहता है निषेधवाचक। निषेध का अर्थ होता है नकारात्मकता का भाव व्यक्त करने वाला, जिसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देते हैं मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो जब यहाँ पर वाक्य में कर्ता का बोध है मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि पढ़ने की इच्छा नहीं है। नकारात्मकता का सीधा सीधा बोध हो रहा है। अगर परिभाषा के रूप में कहें तो सीधा सीधा है जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। आप देखते हो किसी पार्क में जाते हैं या किसी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है कि बिना पूछे अंदर जाना मना है। अर्थात वहाँ पर नकारात्मकता है, नकारात्मकता साफ साफ दिख रही है कि आपको अंदर नहीं जाना है। माला नहीं नाचेगी, अर्थात माला की भावना है कि वह नाचने के लिए वो तैयार नहीं है, तो नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे निषेधवाचक के बारे में कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं करने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। बोलचाल की भाषा में हम सभी कहते हैं कि हम विद्यालय में जाएंगे। शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य इस प्रकार से हम दिखाता है, जो व्यक्त करता है सीधा सीधा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ पर नकारात्मकता का बोध है, विद्यालय जाने में नहीं भावना को व्यक्त कर रहा है, जो निषेधात्मकता का भाव व्यक्त करता है। एक और उदाहरण लेंगे, माला नहीं नाचेगी,
वह नहीं खाएगी। इसमें साफ सीधा सीधा नहीं खाने का और नहीं जाने का भाव व्यक्त हो रहा है। तीसरा बात है प्रश्नवाचक। अभी आपने देखा विधानवाचक, दूसरा देखा विषयवाचक, अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए अर्थात किसी से कोई बात किसी विषय वस्तु पर अपने भावों को प्रश्नात्मक भाव में व्यक्त करते हैं, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या आप जाएंगे? इस तरह की बात वाक्य के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य पूर्णतः तब होगा जब उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लगाएंगे। अगर हम वाक्य को लिख दिया, ये इसको कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया, लेकिन अगर वाक्य के अंत में हम इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं देते हैं तो हिंदी व्याकरण के अनुसार यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा, जिसे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है क्या तुम खेलोगे? एक और कहते क्या तुम खेलोगे? यहाँ पर खेलने के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तुम खेलोगे या पढ़ोगे। यहाँ पर ये या तो अंडरस्टूड है, जिसको कहते हैं अदृश्य रूप में है, सीधा सीधा बात पूछा जा रहा है दूसरे में अपने मित्रों से, अपने कलीगों से, अपने दोस्तों से। इस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जिसमें यह प्रश्न पूछने की भावाभिव्यक्ति का पता चलता है। तीसरा कहता है, तीसरा वाचक को देखा, चौथा है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक का भाव आश्चर्य होता है। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि वाचक के वाक्य कहलाते हैं और विस्मयादि सूचक शब्द भी कहलाते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि रेलगाड़ियाँ कुछ छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, कुछ में ज़्यादा बोगियाँ होती हैं। तो अचानक ही बहुत बड़ी बोगियों वाली गाड़ी को जब देखते हैं तो आपके मुंह से यह आवाज़ निकलता है, अनायास वाक्य निकलता है, अरे कितनी लंबी गाड़ी। तो अरे जब हम बोलेंगे तो अरे के बाद व्याकरणिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वाक्य के लास्ट में, कहीं अंत में, कहीं बीच में, कहीं प्रारंभ में उसके चिन्ह दिया जाता है। तो इस प्रकार के चिन्ह दिया जाता है और लिखेंगे कितनी लंबी गाड़ी, इतनी लंबी गाड़ी। अर्थात इससे यह पता चलता है कि आपने इतनी लंबी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी, जिसे देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है। अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की महामारी, राष्ट्रीय आपदा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा, जो भी जिस उम्र में होंगे, मेरे ख्याल से 100 में 95% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार के कोरोना जैसे महामारी को देखा होगा। सभी लोग आश्चर्य में हैं, ये लॉकडाउन किसी नाम पे सुना, लेकिन आज के बदलते परिवेश में, चलते परिवेश, वर्तमान परिवेश में कोरोना जैसे महामारी की आप बात सुन रहे हैं और सभी जगह लॉकडाउन है। पढ़ाई लिखाई, आना जाना, खाना पीना, मतलब सभी लोग अपने आप को पैक कर रखे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं आपको देखने को मिलती है या आपके निजी जीवन में मिलती है, तो वह एक विस्मय वाली बात कहलाती है। अब हम बात चलते हैं बाद में, जब वहां पर देखते हैं कैसा सुंदर दृश्य है। आहा, कैसा सुंदर दृश्य। आप
आप देख रहे हैं जब हम आप या मैं या लोग जब पार्क में जाते हैं और वहाँ खास करके बरसात के मौसम में खिली खिली नई नई पत्तियाँ पोपने पौधों में निकले रहते हैं, पुष्पों में निकले रहते हैं और जब बारिश होने के बाद जो छटा दिखने को मिलती है वह अनायास अपने रंग अपने हृदय को रोमहर्षित कर देता है, मन को विचलित कर देता है। इस तरह की बात को बोलने के लिए कैसा सुंदर दृश्य, आहा कैसा सुंदर दृश्य। तो जिसमें आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। और एक और वाक्य है, एक से घृणा को मैंने चर्चा किया था, छिह कितनी बुरी आदत है, छिह कितनी बुरी आदत है। इसका मतलब है छिह कितनी बुरी आदत है। बहुत कीजिए, अब यहां पर घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वे अपने माता पिता का कदर नहीं करते हैं और मुंह से वह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों को बोल रहे हैं जो कर्म प्रिय नहीं है, प्रिय है और उसी घृणा का भाव व्यक्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य में इस तरह के भाव प्रकट होते हैं और इस तरह से दृश्य इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। ऐसे वाक्य से युक्त, ऐसे उदाहरणों से युक्त वाक्य विस्मयादिसूचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे इच्छा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को हम आदेश सूचक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम डिनोटिंग ऑर्डर कहते हैं, डिनोटिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको आज्ञावाचक या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का पूर्व उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज चुप रहिए। शिक्षक हम सभी जब क्लास लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाई करवाने लगते हैं उन समय अगर कोई बच्चा आवाज़ करने लगते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है बात करने की, आवाज़ करने की, तो वहाँ पर शिक्षक कहते हैं ए शांत रहिए। क्लास के समय में, पढ़ाई के समय में आवाज़ नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, आप पानी पी रहे हैं नहीं बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, वह उस वाक्य को प्रस्तुत करता है जो आज्ञावाचक या आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। फिर से एक बार, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं और आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण लीजिए, अगर वे बच्चे शिक्षक के बातों को नहीं मानते हैं तो अनायास चिढ़कर या उनको पनिशमेंट के रूप में दंड के लिए कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। प्रश्न पूछा, बच्चों ने जवाब दिया, तुरंत कहते हैं आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। तो यहाँ बैठने का जो आदेश जारी किया जा रहा है, चले जाने का जो आदेश जारी किया जा रहा है, यह सीधा सीधा यह व्यक्त करता है कि आदेश सूचक आज्ञा या अनुमति उसको दिया जा रहा है जाने के लिए और बैठने के लिए। तो इस प्रकार से आपने अर्थ की दृष्टि से 8 भेदों में से 5 भेदों को आपने जान लिया। अब हम चलते हैं छठे वाक्य के बारे में, जिसको कहते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक में कहा जाता है कि वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद से
व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर से बात, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात फिर से बात सुनिए, जो वाक्य में कर्ता होते हैं, वाक्य में जो कर्ता होते हैं वे उनकी बातों से, उनकी वाक्यों से, उनके शब्दों से यह अनुभव होता हो कि उनकी इच्छा, उनके इच्छा का, उनके आशा का या फिर उनके आशीर्वाद का जो भाव का पता चलता है वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। आप शाब्दिक रूप में वाक्य के रूप में लिखेंगे कि वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। दूसरी भाषा में इसी को कहते हैं जब कोई वीर शत्रु घर से निकलकर मां का आशीर्वाद लेकर करके जब बॉर्डर सीमा पर जाता है लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, अपने देश के लिए, तो उसे माता पिता एवं गुरु दोनों ही आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, विजयी भव, मतलब आप विजयी हो। आशीर्वाद है ये आशीर्वाद है। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे अर्थात लंबी आयु दी, चिर जोड़ आयु, चिरायु मतलब चिर मतलब होता है लंबी आयु, लंबी, और आयु मतलब उम्र, आपकी उम्र लंबी हो ऐसी कामना है वक्ता की भी और शिक्षक की भी और अपने माता पिता का भी। दूसरा है विजयी भव, विजयी होने का आशीर्वाद, इससे आशीर्वाद के व्यक्ति का पता चलता है। तो इस प्रकार से हम इच्छावाचक वाक्य को यही कहते हैं कि जिन वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद व्यक्त करने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम चलेंगे, सातवां वाक्य है संदेहवाचक। संदेह वाचक वाक्य। अब संदेहवाचक, संदेह का अर्थ होता है शक, संशय, जिससे वाक्य की अभिव्यक्ति से यह ज्ञात हो कि क्रिया के प्रति शक जाहिर हो, संशय जाहिर हो, तो वह संदेहवाचक में परिणत हो जाता है। परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, संदेह ये मतलब होने न होने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चे की स्थितियों के बारे में या समय के स्थितियों के बारे, समय को पढ़ करके यह भाषा, यह भाव व्यक्त किया जाता है, यह कार्य संभव भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उदाहरण के लिए, संभवतः वह सुधर जाए, संभवतः वह सुधर जाए। घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी नटखट होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं और उनको बार बार समझाया जाता है लेकिन नहीं समझते हैं, उनकी नटखटापन बनी रहती है, चंचलता बनी रहती है। तो उसे देख कर करके उनके माता पिता चढ़ जाते हैं और स्कूल में जाकर के शिक्षक से कहते हैं, सब देखिए क्या इसकी स्थिति है, इसको कुछ भी कहते हैं बात नहीं मानता है। शिक्षक समझाते हैं कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, ये बच्चे आगे जाकर के शायद सुधर जाए, आगे जाकर शायद सुधर जाए, क्योंकि जो बच्चे बचपन में नटखट होते हैं वही जाकर के आगे बढ़ते भी हैं और उनमें सुधरने की प्रबल संभावना होती है, एक अलौकिक कार्य करने की प्रबल संभावनाएं होती है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं शायद वह सुधर जाए, संभवतः वह सुधर जाए। कब? जब वो बड़ा होगा तब वह शायद आए, किसी के आने की बात हो रही है। जैसे
अभी कोरोना का लेकर यह परिदृश्य चल रहा है या परेशानियां चल रही है, हर बार हर 14 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है। तो लेकिन जनमानस या उम्मीद लगा के बैठे हैं या आशा बनाए बैठे हैं कि शायद आपकी बार यही पर स्थिति रुक जाए और लॉकडाउन खुल जाए। वो लॉकडाउन आपकी बार अवधि उनकी नहीं बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो जहाँ पर यह संदेह है, यह संभावना है, तो वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आप इसको उतार लेंगे, समझ लेंगे, बुझ लेंगे। और आगे कहता है ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य का सबसे अंतिम भेद जिसको कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। अगर आपने अभी तक 7 भेदों को पढ़ लिया, किसी भी भेद में जहाँ कहीं भी अगर कोई त्रुटि महसूस हो, समझने में कुछ परेशानियाँ हो या कोई डाउट हो, उसको पूछने में आप कोताही नहीं बरतेंगे, हिचकेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझाना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अगर समझ लेते हैं, अगर मैंने 8 भेद पढ़ाया, 7 भेद पढ़ाया, अगर आप उसमें 6 भेद भी अपने आप के साथ आसक्त कर लेते हैं, अपने आप के साथ कर लेते हैं, तो ये उपलब्धि है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 8 पढ़ाएं तो 8 के 8 आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन संभावना यह व्यक्त की जाती है कि 100 नहीं तो कम से कम 95% तो उसको अचीव करनी ही चाहिए, उसको हासिल करनी चाहिए। तो ठीक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने की आप बोध हो, वाक्य में कभी कभी दो द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं, कभी कभी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया आती है। तो जिन वाक्यों में से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म होता है, दो कर्म। यहाँ पर दो क्रिया की बात हो रही है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो, तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब सवाल है कि जब वर्षा हुई नहीं तो फसल होगी। तो यहाँ पर वर्षा होने का एक क्रिया, वर्षा होती होना क्रिया है, वर्षा होने की बात कही जा रही है। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात है। तो फिर से परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर आश्रित होने का बोध हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक भी वाक्य भी कहते हैं। हेतु मतलब संदर्भ में, कोई ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा आता तो ऐसा जाता, हम ऐसा पढ़ते तो उत्तीर्ण होते। तो इस प्रकार से आपको संकेत की ओर इशारा करता है। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। कारण और शर्त आदि का बोध होता है। उदाहरण के लिए लिखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वर्षा होती जैसा मैंने अभी समझाया। दूसरा उदाहरण कहता है, न आप आए, न आप आए, न मैं गया। अर्थात आपके आने का क्रिया जो है, आने का जो कार्य था आपने नहीं किया, आप नहीं आए, और जब आप आए नहीं तो मैं गया नहीं। ये दूसरे पर ये आश्रित है। एक और उदाहरण लेंगे, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यदि छुट्टियां हुई तो मैं कश्मीर अवश्य
कश्मीर अवश्य जाऊंगा। अब देखिए, ये कश्मीर जाने की जो बात है, यदि छुट्टियां हुई तो मैं कश्मीर अवश्य जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जाने की जो प्रवृत्ति है, जाने का जो समय, जाने का जो क्रिया निश्चित है, वह निश्चित किस पर है कि छुट्टियां होगी तब जाएंगे। जब छुट्टियां ही नहीं होगी तो पढ़ाई तो लॉस करके नहीं है। अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, शर्तनामा है, शर्त के पर आधारित है कि वह उसके आने पर और उसके जाने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं और वे 8 भेदों को मैंने उदाहरण सहित व्याख्या किया, समझाया, उदाहरणों को देखा, आपने शायद नोट भी किया है, आपने समझा भी है। अब उसी के आधार पर थोड़ी सी और ये पाठ में रह गया है कि वाच्य परिवर्तन। अब वाक्यों को परिवर्तित हम कैसे करेंगे, इसको बताते हैं। वाक्य परिवर्तन, ध्यान देंगे, एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को किसी अन्य अर्थ वाले वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को किसी अन्य अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य के विभिन्न अर्थों में रूपांतरण देखिए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जैसे विधानवाचक में देखिए, विधानवाचक वाक्य है, उसका उदाहरण हम ले लेंगे। मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। दसवीं कक्षा में पढ़ती है। अब अगर हम इसको निषेधवाचक में लगाएं, अगर इसको निषेधवाचक में हमको बदलनी है तो आपको पहले मैंने बता दिया है कि निषेधवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, नकारात्मकता। नकारात्मकता का भाव व्यक्त करता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, मनीषा 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। मनीषा 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। ये वाक्य परिवर्तन कहलाता है। और फिर उसी प्रकार से इस वाक्य को हम अगर बदले कहाँ, विस्मयादि में, इसमें भी बदल सकते हैं। परिभाषा के अंदर आप समझ चुके हैं, आप देख चुके हैं, तो उसके परिभाषा के आधार पर, उसके उदाहरण के आधार पर आप उसके रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। हम लिखेंगे, अरे मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ेगी। अब आपको इससे पता चलता है कि जो मनीषा है उसे देख करके अन्य व्यक्ति ने, अन्य पुरुष ने यह आश्चर्य जाहिर किया है कि वह 10वीं कक्षा के लायक नहीं है और वो 10वीं कक्षा में चली गई। इसीलिए अनायास रूप से निकल रहा है, अरे मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ेगी नहीं, मतलब वो नहीं भी पढ़ सकती है। यहाँ पर अगर दूसरे ग्रुपों में कहें तो यह संदेह के घेरे में भी है, लेकिन यहाँ जो बात आपको देखने को मिल रहा है वो सीधा सीधा विस्मयादि वाचक के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो बच्चों, आप आपको ध्यान देना होगा
कि इसी के आधार पर हम किसी भी भेद में वाक्य को रूपांतरित करना चाहेंगे वह रूपांतरित हो सकता है। एक और उदाहरण को देकर के मैं अब पढ़ाई को समाप्त करूंगा। काश इच्छावाचक वाक्य में देंगे, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, अर्थात 10वीं कक्षा में पढ़ती। अब देखिए इस वाक्य से इच्छावाचक वाक्य का भाव पता चलता है। मतलब अन्य पुरुष को, उनके माता पिता को यह लग रहा है कि काश यह लड़की, मतलब मनीषा नाम की जो लड़की है वह 10वीं कक्षा में पढ़ती तो शायद विद्यालय का परिणाम कुछ और भी होता, मतलब बहुत अच्छा परिणाम होता, विद्यालय का नाम रोशन होता, माता पिता का नाम रोशन होता और उनके रोशन होता है। इससे मनीषा के अंदर छिपी प्रतिभा के बारे में यह पता चलता है और इच्छा के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप किसी भी वाक्य को आप किसी भी वाक्य के भेद में आप रूपांतरित कर सकते हैं। आप मेहनत करें, आप समझें, आप आगे बढ़ें और सारा कार्य सरल होगा, आसान होगा और बहुत ही सहज होगा। इसी के साथ आज का पाठ्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि नहीं तो विश्वास है कि आप अगले कक्षा में इसकी पूरी तैयारी के साथ आएंगे और मैं फिर आगे पाठ्यक्रमानुसार हम पाठ को बढ़ाएंगे। इसी साथ मैं पाठ को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।